बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीज़ा डेस्क के साथ मैं हूं ज़र जावेद और समा डिजिटल का ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए आपके इमिग्रेशन इश्यूज़ हों या वीज़ा के हवाले से आपकी इंक्वायरीज़ हों या आप कोई सवाल पूछना चाहें उस हवाले से बात करते हैं। तो आज इन प्रोग्राम में हम मदऊ करते हैं टॉप प्रोफेशनल्स को जो लीगल फील्ड में अपना नाम जमा चुके हैं और एक स्टैंडिंग रखते हैं अपने प्रोफेशन में। तो आज के हमारे मेहमान हैं जावेद मीर साहब, सॉलिसिटर हैं। बहुत शुक्रिया जावेद। बहुत शुक्रिया अज़हर साहब, वेरी काइंड ऑफ यू। अच्छा जावेद मीर साहब, एक तो ज़रा थोड़ा सा अपना तारुफ भी करवाइए कि आपकी प्रैक्टिस कब से है, कितनी देर से आप कर रहे हैं और किस शोबे में आपकी ज़्यादा महारत है। मैं ईयर 2000 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेनली मेरे एरिया ऑफ प्रैक्टिस में इमिग्रेशन है, फैमिली है और प्रॉपर्टी और लिटिगेशन। मेरी अपनी एक फर्म थी जो मैंने 15 साल रन की सिटी में, और अब मैं वो क्लोज करके मैंने ईस्ट लंदन में एक इमिग्रेशन और फैमिली की फर्म रन कर रहा हूँ। अच्छा मीर साहब, ईस्ट लंदन में जिससे भी पूछें 70-80% लोग आपका नाम ज़रूर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो लेते हैं जो असाइलम केसेस हैं जिनके कॉम्प्लेक्स मैटर्स थे। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपकी जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस थी इसके लिए आप बड़े मशहूर हैं। तो वो क्या दौर था, क्या मामला थे कि जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको इस शोबे में इतनी इज्जत दी? अल्हम्दुलिल्लाह, इस इमिग्रेशन के एरिया में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स, वो मैटर्स जो कि लैंडमार्क केसेस बने यूके के। वन ऑफ द मैटर्स आर्च बिशप ऑफ वेस्टमिनिस्टर इन्वॉल्व हुए, उसमें शॉन जेम्स जो फॉरेन सेलेक्ट कमेटी की मेंबर थी वो इन्वॉल्व हुई, वेटिकन इन्वॉल्व हो गया। तो इस आई वाज इंटरव्यूड बाय बीबीसी, इंडिपेंडेंट और यहाँ यूके के जितने भी नेशनल न्यूज़पेपर्स थे तो उन्होंने इंटरव्यू किया। और जो वो मीडिया था सारे का सारा जो कि हमारे इंग्लैंड के जो वाइट लोग पढ़ते हैं, वो बेसिकली उनके इंटरेस्ट का मैटर्स थे। वो क्या केस था? केस एक क्रिश्चियन का था और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब वो उसका इंटरव्यू हुआ, उसको क्रिश्चियनिटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, बट लेटर ऑन उसकी अपील डिसमिस हुई, उसके इंटरव्यू में केस रिफ्यूज हुआ, और जब उसको रिमूव करने लगे तो जो लोकल कम्युनिटी थी उसके इलाके की वो खड़ी हो गई। जब वो खड़ी हुई, उसके बिशप खड़े हुए उसके लिए, बाकी वो आर्च बिशप वेस्टमिनिस्टर इन्वॉल्व हुए, फिर उनकी लोकल एमपी इन्वॉल्व हुई, तो वो हाइप हो गई। फिर बीबीसी गॉट इन्वॉल्व और उन्होंने इंटरव्यू किया। तो उससे एक चीज सीखने को जो बड़ी इंपॉर्टेंट मिली वो ये है कि किसी भी फर्द का जो केस है, वो आपका सपोज आप इंटरव्यू देते हैं, आपका केस रिफ्यूज हो जाता है तो यूजली लोग डाउन हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और फिर वो अपील पे इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते कि भाई हम अपील में इतना ज़्यादा जोर लगाएं। उसकी अपील भी डिसमिस हो गई, बट ही डिड नॉट स्टॉप। और चूंकि वो रुका नहीं, और गो के वो उसकी तालीम बड़ी कम थी, चूंकि उसकी तालीम बड़ी कम थी, वो टेक्निकल सवाल जो कि किसी भी मजहब से रिलेटेड कोई भी सवाल आप उनसे पूछती है तो एक पढ़ा लिखा बंदा इंटेलेक्चुअल किस्म के सवाल दे सकता है। वो बेचारा चूंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने ज़्यादा इंटेलिजेंट सवालों के जवाब नहीं दिए। चूंकि मैं खुद कैथलिक स्कूल से पढ़ा हूँ तो मुझे कई सवालों के जवाब पता थे जो उसे नहीं पता थे। तो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसका केस रिफ्यूज हुआ, मगर उसमें एक डिटर्मिनेशन थी कि ये मैंने अपना केस जो है ये रन करना है और थ्रू आउट एंड तक रन करना है, और मैंने गिव अप नहीं करना। सो जब एक फर्द वाहिद, जब एक इतना कमजोर बंदा जब खड़ा हो जाता है और इरादा कर लेता है कि मैंने उस केस को रन करना है, तो यस, फिर बहुत सारी शाद मालिक का एक ये तरीका है कि वो उसमें बरकत डालता है। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, अगर हम इस तरफ जाएं तो बड़ी देर से 90s के बाद से काफ़ी
ज़्यादा कश्मीरियों के अलावा जी जी मेन जो लोगों का आना शुरू हुआ तो बहुत सारे रूट्स अपनाए गए, स्टूडेंट्स आते थे लोग, एग्जैक्टली। फिर विजिट पे आके असाइलम अप्लाई कर लेना, ये सारी चीज़ें हैं। आपने इन सब चीज़ों को देखा तो आपका और उस वक्त का लेके और अब के दरमियान क्या चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं इस हवाले से, इमिग्रेशन के रुझानात के हवाले से? वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से चंद साल पहले जब ये पीक पे गया, जब तकरीबन मिलियन को टच किया है आज से 3-4 साल पहले, तो मुझसे बिजनेसमैन बात कर रहे थे, तो मैं उन्हें बता रहा था कि देखें बैक इन 2007 जो शेफ की पे थी वो 37,800 थी मिनिमम आपने लेनी है। तो अब तो 24,000 हो गई। ये हालात बेहतर हुए हैं इमिग्रेशन के। और अभी भी अगर आप आज से 20 साल पुराने हालात के साथ कंपेयर करें, इमीडिएट पहले नहीं, 3 साल पहले बहुत अच्छे हालात थे, उन हालात से नहीं, आज से 15 साल पुराने हालात से अगर कंपेयर करते हैं तो अभी भी हालात बेहतर हैं मेरे ख्याल के मुताबिक। अगर उस दौर में सपोज कोई बंदा सालों में अप्लाई करता था, बैक इन 2002 से ये डिटेंशन स्टार्ट हो गई थी, 2004-5 से फास्ट ट्रैक स्टार्ट हो गया था। फास्ट ट्रैक में कोई बंदा जाके सालों में अप्लाई करता था, उसको सबसे पहले डिटेन करते थे, डिटेन करके उसका केस 5 दिनों में उसका इंटरव्यू करते थे, 2 दिनों में उसके असाइलम के इंटरव्यू के बाद उसका फैसला आता था, 2 दिन अपील के होते थे, उसके बाद 5 दिन के अंदर अंदर हियरिंग आ जानी थी। अच्छा। 40 डेज के अंदर केस उसका निपटा चुके होते थे वो। ये कब की बात कर रहे हैं? ये आज से कोई 12-14 साल पुरानी बात है। ओके। और ये चली है, बड़ी देर चली है, ये अराउंड 10 इयर्स चली है। ये फास्ट ट्रैक सिस्टम इन्होंने नीदरलैंड से सीखा था। और नीदरलैंड में ऐसे होता था कि वो एविडेंस कलेक्ट ही ना कर सके, वो बंदा सबसे पहले तो डिटेंशन में जाता, बंदा परेशान हो जाता कि मैं ये बंद हो गया हूँ इस जगह पे। उस परेशानी को हैंडल नहीं कर पा रहा होता, फिर उसने इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू भी एक फॉरेन कंट्री में एक फॉरेन बंदे को देना है। सो वो उस तरह के तो हालात नहीं है इस वक्त। और हम कंपेयर अनफॉर्चुनेटली हम कंपेयर करते हैं आज से 3 साल पहले के हालात से। तो यस, 3 साल पहले के हालात से थोड़ी सी सख्ती हुई है, बट अगर आप कंपेयर करें आज से 15 साल पहले के हालात से, तो कोई मतलब हालात बेहतर हैं अभी मेरे ख्याल के मुताबिक। आप जो अब कितना टाइम लगता है कोई असाइलम की एप्लीकेशन हो? अब असाइलम की एप्लीकेशन डिपेंड करता है जिस वकील को इस चीज का इस बात का जवाब आता है वो स्पिरिचुअल है। वो स्पिरिचुअल है, वो आम आदमी नहीं है। तो वो मतलब हर और क्लाइंट की ये बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि जी आप जी टाइम फ्रेम दें। होता ही है कि आप 4 केस अप्लाई करते हैं, किसी का 2 महीने बाद आपका इंटरव्यू आ रहा होता है, किसी का 6 महीने में इंटरव्यू नहीं आता। मेरे क्लाइंट का 1.5 साल इंटरव्यू नहीं आया, और उसके साथ वाले सबका 2-2 महीने बाद इंटरव्यू आए, और वो केस डिसाइड भी हो गया और उनको स्टेटस भी ग्रांट हो गया। सो ये कभी भी कुछ सेट पैटर्न नहीं है। लेकिन एक आम एप्लीकेशन कितना टाइम लग जाता है टोटल अगर मिलाएं, अगर वो मिला के जो उनकी अपीलें मिला के जैसा? अगर अपील मिला के आप कहते हैं तो ईयर प्लस लगता है। ईयर प्लस लगता है। तो उसके बाद भी कोई होता है? अभी तो है। अभी आप अपर ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अपर ट्रिब्यूनल में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है। जो उन्होंने एक डाटा आता है, उसके मुताबिक 15 to 25% अपील्स ट्रिब्यूनल्स में अलाउ होती हैं। जो इमिग्रेशन जजेस हैं वो अपीलें आपकी अलाउ करते हैं। सो 5 केसेस जाते हैं, तो उनमें से हर 5वां केस या हर 6ठा केस कुछ स्टे मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपील करने जा रहे हैं तो वो फिर केस इतना टेक्निकली और इतना अच्छा प्रिपेयर करके भेजें केस अपना। आप उसमें कंट्री एक्सपर्ट्स को एंगेज करें। आपके मुल्क के यूके के जो प्रोफेसर्स हैं वो आपके मुल्क के उस पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश के वो एक्सपर्ट्स आप एंगेज करें, और वो एक्सपर्ट्स उसमें ओपिनियंस दें। अगर आपके मेडिकल हेल्थ कंडीशंस हैं, सपोज कोई स्कारिंग है आपको, मतलब कोई चोट लगी हुई है, तो वो स्कारिंग के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो देख के बताएं कि कहाँ आपको चोट लगी है। हम बातें हैं, पहले ये जरा शुरू में कर दिया। असाइलम के लिए पिछले साल के जो फिगर्स हैं सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है।
जी 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 11-10 हज़ार से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, एग्जैक्टली। जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, वर्क वीज़े वाले भी हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी इसकी एक वजह तो ये है कि बाज़-औक़ात जो जो पाकिस्तान के हालात होते हैं या उस मुल्क के हालात होते हैं, उसके मुताबिक आप देखते हैं कि केसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं। मैं उस मुल्क के बजाय, चूँकि हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं तो कंट्री इंफॉर्मेशन जो पॉलिसी की, जो यूके होम ऑफिस अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है कि उस मुल्क के हालात कैसे हैं, तो मैं उस पर रिलाय करता हूँ। उसमें जितने सफ़े अगर मज़हब की बुनियाद पे हैं, तो इसका मतलब है मज़हब वाले लोग मज़हब की बुनियाद पे ज़्यादा केस अप्लाई कर रहे हैं। अगर सियासत वाले ज़्यादा हैं, तो उसका मतलब है सियासत की बुनियाद पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ख़वातीन की, मतलब ख़ातून है कोई, उसे ख़ातून होने की वजह से कोई मसला है, जिसे पर्टिकुलर सोशल ग्रुप कहते हैं, तो वो ख़वातीन अप्लाई कर रही होती हैं। अगर कोई केसेस हैं जैसे LGBT हैं, तो वो, या गे केसेस है, तो वो जितना उसमें लिखा होगा उतने ही लोग, मैंने देखा है, उतने ही लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। द थिंग इज कि जो प्राइवेट पेइंग क्लाइंट है और जो लीगल एड का क्लाइंट है, ये टोटली डिफरेंट है। लीगल एड के जो क्लाइंट है वो मार्केट ही डिफरेंट है, वो लोग जाते ही डिफरेंट सोलिसिटर्स के पास हैं। जो रिलीजियस और रिलीजन की बेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं, वो टोटली डिफरेंट लोग हैं, और वो उनकी फर्म्स डिफरेंट हैं, और वो हंड्रेड्स की तादाद में उनके केसेस होते हैं, और बहुत बड़ी फैमिलीज वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस ग्राउंड पे केस अप्लाई कर रही होती हैं। अच्छा साहब, एक नौजवान है, पाकिस्तान से आया, यहाँ पे स्टूडेंट है, उसके पास फीस के पैसे नहीं हैं, तो उसको कोई मशवरा देता है असाइलम कर लो, या इसी तरह कोई और इसी तरह के इश्यूज है, तो इस तरह का जो असाइलम होता है, आपके ख्याल में कोई इसका फ़ायदा होता है या उनको मिसगाइड किया जाता है लोगों को? बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हालांकि ये क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया बैक इन 2001। अच्छा। इससे पहले बहुत ज्यादा ये काम चलता था, और 2001 के बाद ये क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया। वो बंदा जो कि क्वालिफाइड नहीं है इमिग्रेशन की एडवाइस देने की, वो इमिग्रेशन की एडवाइस दे, तो ये जुर्म है। पहली बात तो ये, आप किसी के बारे में कह दें कि ये मुझे बाहर खड़ा होकर इसने इमिग्रेशन की एडवाइस दी है, तो उस बंदे के खिलाफ क्रिमिनल कन्विक्शन होती है। अच्छा। और ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है, और इसमें लोगों को सजाएं हुई हैं। हमारे कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोगों को सजाएं हुई हैं। इसमें मतलब ये इंडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, और हर नाइजीरिया से। लाइक एवरी कम्युनिटी हैज दिस सॉर्ट ऑफ इमिग्रेंट कम्युनिटी जो, हाँ, इमिग्रेंट कम्युनिटी, वो वनरेबल लोग जो परेशान उस वक्त अपनी फीस की बुनियाद पे या इस बुनियाद पे असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए ठीक नहीं है कि आपके पास सिर्फ फीस नहीं है तो आप असाइलम अप्लाई कर लें। यस, आपके हालात ऐसे हो गए हैं और आप असाइलम अप्लाई कर रहे हैं, तो या पाकिस्तान में आपकी जान को खतरा है, वापस अगर जाते हैं, तो आपने तब असाइलम अप्लाई करना है, तो ज़रूर करना चाहिए, और एट द अर्लीस्ट करना चाहिए। और आजकल अगर हम कंपेयर करें आज से 15 साल पहले वाले हालात से, तो हालात मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ठीक है। इस तरह के हालात बैक इन 2000 में थे, 2001, 2, 3 में थे, जो आजकल हालात है सियासी बना के। हाँ जी, असाइलम की जो है वो उतने ही अच्छे हालात हैं। बैक इन 2001 इतने ज्यादा लोगों ने असाइलम अप्लाई किया था जितना पिछले साल लोगों ने किया है। अच्छा। हाँ, सो इतनी ज्यादा लोगों को अकोमोडेट उसके किया। मुकाबले में ज्यादा लोगों को अब मिल रहा है स्टे 2001 के, या कम लोगों को मिल रहा है? मेरे ख्याल में इट डिपेंड कि किस कम्युनिटी को ज्यादा मिलता है। बाज़ औक़ात कोई अफ्रीकन कंट्री है, सीरियलियन में प्रॉब्लम्स थे, तो वो उन लोगों को ज्यादा मिल रहा है, या कोई सोमालिया से किसी दौर में लोग आते थे और उन लोगों को ज्यादा मिल रहा होता था। उस मुल्क के हालात के मुताबिक लोगों को स्टे मिल रहा होता है। मैंने एक दफा डाटा देखा था लॉन्ग टाइम को, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की थी इसमें बैक 2004-5 में, और मैंने देखा था कैसे इनको स्टेटस मिल रहा है। तो मैंने देखा था जो स्पेशली अफ्रीकन कंट्री से लोग आ रहे हैं, उनको 30, 40, 50% लोगों के केस अप्रूव हो रहे हैं। उस दौर में पाकिस्तानियों के सिर्फ 3% लोगों के असाइलम अप्रूव हो रहे थे।
इंडियंस के पॉइंट समथिंग पे अप्रूव हो रहे थे। फिर कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन है इंडियन डोमेस्टिक वायलेंस की बेसिस पे जो केस अप्लाई करते हैं कि केस हो सकता है नहीं हो सकता। सो वो इस तरह की उन्होंने गिरें लगाई हुई हैं, उसके मुताबिक वो उसको कंसिडर करते हैं। अच्छा, असाइलम अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है? अगर एक शख्स असाइलम अप्लाई करना चाहता है, वो यहाँ की सरजमीन पे है, क्या स्टेप्स हैं 1 2 3 जिसमें असाइलम अप्लाई किया जाता है? क्योंकि एक ऐसी टर्म है अगर लोगों को पता नहीं है, वो कहते हैं बस सियासी असाइलम या वो सियासी पनाह के लिए देनी है दरख्वास्त या असाइलम देनी है। अब ज़रा सिंगल आसान ज़ुबान में ज़रा हमारे नाज़रीन को अगर समझाएंगे कि ये है क्या है। सबसे पहले तो उसे चाहे लीगल एड यहाँ मौजूद है और लीगल एड यहाँ फ्री लीगल एडवाइस प्रोवाइड करती है, उन्हें किसी ऐसे सोलिसिटर के पास जाना चाहिए जो लीगल एड प्रोवाइड करता है। अगर उसके पास पैसे नहीं है, अगर पैसे हैं तो वो एक प्राइवेट सोलिसिटर के पास भी जा सकता मतलब है। कि एक शख्स जो है वो सरकारी खर्चा जिसे हम लीगल एड कहते हैं जो हुकूमत अप्लाई करती है, उस पर भी अप्लाई कर सकता है। यस, वो जाके अप्लाई करे। वो उसके मीन्स एंड मेरिट टेस्ट करते हैं। मीन्स का मतलब है आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, मेरिट के आपका केस इस काबिल है कि वो लड़े कि ना लड़े। जो प्राइवेट सोलिसिटर होगा वो सिर्फ मेरिट टेस्ट देखता है कि मेरिट है इस केस में कि नहीं है। अब इसमें सवाल सबसे पहले वो क्लाइंट पूछते हैं कि मैं केस अप्लाई कर सकता हूं, तो उसका जवाब हमेशा हाँ में होता है। क्या मैं दूसरा सवाल हमेशा पूछना चाहिए कि मैं कामयाब हो सकूंगा कि नहीं हो सकूंगा, इसमें मैं क्या उस पॉलिसी में फॉल करता हूं नहीं करता। अगर वो नहीं करता तो कोशिश करनी चाहिए उन पॉलिसीज में, या आपके ख्याल के मुताबिक अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो वो काफी डिफिकल्ट केस हो जाता है रन करना। आप कर सकते हैं वो केस, फिर वो कंट्री एक्सपर्ट्स आपको चाहिए, वो लोग चाहिए जो आपको सपोर्ट भी करें। मेरिट क्या है एक असाइलम केस के लिए? असाइलम केस के लिए मेरिट के खौफ होना चाहिए, द फियर ऑफ परसिक्यूशन, कि आप अगर जाते हैं तो आपकी इज्जत माल को खतरा है उस मुल्क में, तो आप पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या सीरियलॉन या नाइजीरिया, सोमालिया कहीं भी नहीं जा सकते, तो आप पनाह की अर्जी दे सकते हैं। इसमें जब पहला स्टेप है, जब आपका सॉलिसिटर वो केस होम ऑफिस में अप्लाई कर देता है, तो उसके बाद क्या होता है? आप फोन से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, अपॉइंटमेंट आ जाती है आपकी, खुद करते हैं? आप खुद कर सकते हैं या अपने वकील को कहें वो बुक करेगा, वो आपको ईमेल भेजते हैं, आप उस टाइम पे जाएंगे, जाके आपका वो वहाँ इंटरव्यू होगा, असाइलम स्क्रीनिंग इंटरव्यू होगा। वहाँ आपको पानी या कोई क्रिस्प वगैरह लेके जाना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन का वो प्रोसेस है और बाहर आप निकल नहीं सकते। तो वहाँ आपसे वो आपके सफ़र के बारे में पूछेंगे और 3-4 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके असाइलम से रिलेटेड है वो उस वक्त पूछ लेंगे और वो एक गिरा बांध देंगे। मतलब वो टाइम कर देंगे कि ये डायरेक्शन है आपके असाइलम के केस की, वो जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है, तो उसके मुताबिक फिर आपका कोई महीने बाद या चंद हफ्तों बाद, कुछ क्लाइंटों को मेरा 2 हफ्ते बाद भी आया है सब्सटेंटिव इंटरव्यू, तो सब्सटेंटिव इंटरव्यू में वो फिर दूसरा इंटरव्यू, हाँ जी, वो जो पूरा इंटरव्यू होगा उसकी वो अलग से वो डेट भेजेंगे आफ्टर स्क्रीनिंग इंटरव्यू। तो उसमें वो फिर इन डिटेल पूछते हैं कि हाँ जी मसला क्या है आपका, और अगर वो मसला सबसे पहले आपकी अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं, आपने किसी वकील से भी एडवाइस ले ली, सब कुछ कर लिया, आप अपने जहन में कहीं लिख लें कि मुझे क्या मसला है। बाज़ औक़ात जब मेरी फैमिली मैटर्स की क्लाइंट आती है तो मैं उन्हें कहता हूँ आप मुझे लिख के बता देंगी। आप उनसे सवाल जब पूछ रहे होते हैं तो आप किसी को कह देंगे ना, आप अपनी लाइफ के मसाइल लिख के भेज दें, तो यूजुअली वो लाइफ उनकी 8 साल गुजरी होती है उस डोमेस्टिक अब्यूज़ में, बट या वो वजूहात की वजह से, मैं ब्रिटिश सिटीजन की बात कर रहा हूँ, ये असाइलम की बात नहीं कर रहा, वो बेचारी लिख ही नहीं पाती, वो बाज़ औक़ात आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। आप जेन्युइनली भी विक्टिम हो, बाज़ औक़ात आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और उसकी एक वजह ये भी हो सकता है कि उसके कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हों। उस इंडिविजुअल के अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे PTSD के मरीज हैं, वो एक केस था यहाँ वो कोर्ट ऑफ अपील में, उसमें अफगानिस्तान में एक ब्रिटिश सोल्जर ने किसी को मर्डर कर दिया था। वो उसने अपने वेपन ले डाउन कर दिए और मर्डर हो गया। कोर्ट मार्शल ने उसको
सजा सुना दी। फिर यहाँ वो हाई कोर्ट में उसने नया एविडेंस जमा कराया अपनी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का, और जजेस ने नहीं माना, कोर्ट ऑफ अपील ने माना कि हाँ ये एविडेंस हमें उस वक्त कोर्ट में नहीं था, अब हम मान लेते हैं, और उसको रिलीफ दी थी। फिर तो इसी तरह असाइलम के मैटर्स में भी अगर कोई बंदा सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका, उसकी कोई वजह थी, कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, कोई इनहिबिशंस थी, क्या वजह थी, क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सका वो पहले इंटरव्यू में, दूसरे इंटरव्यू में, तो ये क्या वो डॉक्टर के पास जा रहा है? अगर आपने सपोज किसी प्राइवेट कंसल्टेंट से रिपोर्ट भी लिखवा ली है, तो अब दो सीनियर इमिग्रेशन जजेस का डिसीजन है, अपर ट्रिब्यूनल का डिसीजन है कि वो रिपोर्ट नहीं एक्सेप्ट होगी जब तक आपने जीपी के पास नहीं गए हुए, और एक कंसिस्टेंट है रिपोर्ट। सपोज आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, आप गए हैं कि नहीं गए उस डॉक्टर के पास पहले ये प्रॉब्लम लेके, कि पहले डॉक्टर मिला है, उसे फीस दी और फटाफट आपको याद आ गया, नहीं, तो फिर उसका एक प्रोसेस है जिससे वो देख लेते हैं कि ये वाकई इसका मसला है कि नहीं है। अच्छा, अब जो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मशवरा दिया गया जो आउट और स्टे जिनका ख़त्म हो रहा था स्टूडेंट्स से या वर्क वीज़ा पे आए हुए लोग थे जो प्रॉब्लम्स का शिकार थे कि जी आप असलाइलम अप्लाई करते हैं, तो अब बेचारे वो उनकी यहाँ अपीलें मुस्तरद हो रही हैं या उनको डिपोर्ट करने के लिए वो कहा जा रहा है, तो इसमें क्या समझते हैं कि इस मरहले पर क्या किया जा सकता है, उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? वो मैं परसों की खबरों में था कि 50,000 एक रिकॉर्ड है, वो उनके हमने बंदे रिमूव और डिपोर्ट किए हैं। अच्छा, ये हाँ जी, पिछले दिनों में ये परसों की खबर है। हाँ। तो विच इज रियली इंटरेस्टिंग। ये बड़ी होम ऑफिस की बड़ी कामयाबी है कि इतने बंदे इकट्ठे भी कर लेते हैं और इतने बंदे रिमूव भी कर ले। हाँ, ये उनकी कामयाबी भी शामिल है उसमें, पाकिस्तानी अब दुनिया भर के लोग शामिल हैं, और पाकिस्तानी हुकूमत बहुत ज्यादा असिस्ट करती है ऐसे केसेस में। किस दौर में इंडियन हुकूमत नहीं असिस्ट करती थी, वो पासपोर्ट ही नहीं इशू करती थी। आज से कुछ 6-7 साल पहले तक चाइनीज और इंडियन गवर्नमेंट पासपोर्ट ही नहीं इशू करती थी ऐसे बंदों के, तो वो लोग इधर ही बैठे रहते थे। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इनका साथ देना शुरू किया और वो पासपोर्ट इशू करते हैं, तो इनकी भी चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, इंडियंस की भी चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, और पाकिस्तानियों की भी उन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट्स लगाई हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत बहुत ज़्यादा असिस्ट करती है हमारी यूके की गवर्नमेंट को, और यहाँ हमारा एक ऑफिसर होता है पक्का, अगर सपोज पासपोर्ट नहीं है तो वो डिटेंशन सेंटर्स में जाते हैं, ठीक है, और डिटेंशन सेंटर्स में जाके वहाँ पासपोर्ट्स इशू करते हैं अपने लोगों को कि ये किसी तरीके से चले जाएं यहाँ से ना। तो ये शायद और इस तरह करके काफी सारे लोग हमारे जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जब सेकंड इंटरव्यू जब हो गया उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है सर? उसके बाद अगर आपका केस सपोज आपको ग्रांट हो गया स्टेटस, दैट्स लाइक फिर आपके वही राइट्स होंगे जो कि एक ब्रिटिश सिटीजन के, एक्सेप्ट कि आपके पास नेशनलिटी नहीं होगी, और आपका केस रिव्यू होगा 5 साल बाद। वो रिव्यू में वो आपसे वो सवाल दोबारा पूछते हैं कि वो जो फियर, जो खौफ तब था वो अब है कि नहीं। तो उसमें अगर आपका खौफ वो एक्सेप्ट करते हैं कि 5 साल बाद है, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, तो आपको इंडेफिनेट मिल सकता है, और उसके साल बाद आपको नेशनलिटी मिल सकती है। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी मिलता है? यस, अगर उस 5 साल के दौरान आप ट्रैवल करना चाहें अदर देन पाकिस्तान, मतलब जिस मुल्क से आपने असाइलम अप्लाई किया है, तो वहाँ आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट की बड़ी नॉमिनल सी £95 फीस है, वो आप फीस दें, वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट बन के आ जाता है। आप दुनिया भर में घूम सकते हैं, उस पर वीज़ा लग जाते हैं बड़ी कंफर्टेबली, और आप दुनिया भर में आ जा सकते हैं। अच्छा, अभी हालिया जो कैंपेन एक चली है और गवर्नमेंट ने भी, होम सेक्रेटरी ने भी असाइलम सिस्टम में चेंजेस का ऐलान किया है कि जी हर 2.5 साल बाद रिव्यू होगा, उस पर मेरा कंसल्टेशन चल रही है। जी। वो क्या प्रपोज चेंजेस क्या हैं उसमें? प्रपोज चेंजेस इंटरेस्टिंग है। अभी देखें, ये देखें, एक मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपकी, और एग्जांपल एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देता हूँ। एग्जांपल है वर्क परमिट की। वर्क परमिट उन्होंने दिए बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे लोग आए, एंड देन दे रियलाइज कि ये इनमें से कई कंपनीज जो हैं इन लोगों को हैंडल नहीं कर पा रही, इनको जॉब्स नहीं उस तरह दे पा रही। हुआ ये कि इकॉनमी भी नीचे गई और बहुत सारी कंपनीज जनरली बंद भी हुई। तो उन्होंने क्या किया कि उसका स्टैंडर्ड ये ऑलरेडी था, ये सन
2001 से है कि आप किसी को भी वर्क परमिट देने लगे हैं, आप उसका इंटरव्यू कर सकते हैं। आप किसी को भी स्टूडेंट वीजा देने लगे हैं, आप उसका इंटरव्यू कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू करना शुरू किया। अब इंटरव्यू जब करना शुरू किया तो वो जो उसकी जो लोग आ रहे थे वो 1/4 रह गए। वर्क परमिट में लोग जो हैं वो 1/4 रह गए। प्लस उन्होंने वही एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है फॉर वर्क परमिट वो जरा ऊंचा किया है, तो लोग कम हो गए। मैंने इसी तरह इन्होंने ये जो एक चेंज आई है कि हर आफ्टर एवरी 30 मंथ्स वो उसका केस रिव्यू करेंगे जिसने सालम अप्लाई किया है। अगर उसके मुल्क के हालात, सपोज एक बंदा कहता है कि मैंने ये हरकत की है, इसकी वजह से मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता। सपोज पहले हदूद ऑर्डिनेंस होती थी ख़वातीन के खिलाफ अंडर सेक्शन 10 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत वो पर्चा हो जाता था। फिर वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006 में आया। उसके बाद यहाँ कानून बदला, यहाँ एक केस आया KA का, और उन्होंने कहा चूंकि वहाँ कानून बदल गया इसलिए हमें यहाँ भी कानून बदलना चाहिए। अब ख़वातीन का खिलाफ पर्चा नहीं हो सकता, इसलिए उनको अब मजीद रेफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया जाएगा। अब ऐसी कोई फैमिली होती जिसका 30 महीने का वीज़ा होता और उस मुल्क से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, सोमालिया में हालात ठीक हो गए, वहाँ खाना जंगी खत्म हो गई है। सपोज पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हो गई है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हो गई है। जैसे अगर कोई कहे जी मैं PTI की वजह से ले रहा हूँ, 2 साल बाद वो PTI की गवर्नमेंट आ जाती है या PTI की गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो बात खत्म हो गई। जैसे मुस्लिम लीग नून पहले ज़ेरे तब थी, तो उन्होंने उसके नाम पे किया, तो वो अब उनकी हुकूमत है। वही है कि जब बैक इन 2000 मैंने चूंकि उस दौर से प्रैक्टिस स्टार्ट किया, बैक इन 2000 लोगों ने 99 में 98 में 99 में असालम अप्लाई किया ऑन द बेसिस ऑफ ये मुशर्रफ साहब के दौर में केसेस अप्लाई किए प्रो मुस्लिम लीग जो वो थे या नहीं थे वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है कि वो वाकईतन जो जेन्युइन होते हैं वो बेचारे वहीं फंसे होते हैं यहाँ। तो वो काफी सारे लोगों ने असालम अप्लाई किया और वो जेन्युइन भी थे। जो जेन्युइन थे जब तक उनकी हियरिंग आई वो 1.5 साल 2 साल गुजर गए हुए थे। और जो CAE रिपोर्ट जब असालम अप्लाई किया और जो CAE रिपोर्ट जब ये कंट्री इंफॉर्मेशन पॉलिसी की जो रिपोर्ट है या जो कह लें खबरें हैं वो पाकिस्तान से अच्छी आनी शुरू हो गई कि भाई अब हालात इतने सख्त नहीं है, वहाँ इतनी सख्ती नहीं है, और वहाँ तो वही अपीलें डिसमिस होनी शुरू हो गई। मेरी बात समझेगा, 3 साल बाद कोई सियासी पनाह पे स्टे हो ही नहीं रहा था। तो अब जो लोग तरीके इंसाफ के नाम पे कर रहे हैं उनको भी होशियार रहना चाहिए। वो अभी क्या कह सकते हैं उसमें, क्या वो उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी कि वो तरीके इंसाफ से हटके भी कोई बात अगर है तो फिर मसला, फिर उनका माइट भी केस में कोई बचत हो, बट यस फिर तो 2.5 साल का पीरियड है, 30 मंथ्स का। बट 30 मंथ्स इज ए गुड पीरियड अगर कोई बंदा यहाँ लाइफ इस्टेब्लिश करना चाहे। यहाँ स्कॉलरशिप्स हैं जो रेफ्यूजीज हैं उनके लिए, जो असालम सीकर्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं। जो बंदा असालम अप्लाई कर लेता है अनफॉर्चुनेटली, या जो बंदा रेफ्यूजी हो जाता है वो उसके बाद कुछ करने के लिए रेडी नहीं होता, तो वो अपने आप को अगर इम्प्रूव करता है, ये सबका होना है। जिनका 5 साल का वीजा भी लगा हुआ है उनके लिए भी सख्ती होनी है। ये रिव्यू बड़े सख्त होंगे क्योंकि हमने देखे हैं रिव्यू होते हुए ना अच्छे दौर में। जब रिव्यूज होते, किसी दौर में ये डिस्कशन लीव देते थे और वो 4 साल की होती थी, अफगानीज को मिलती थी, और वो 4 साल बाद रिफ्यूज करते थे उसको। हालात ठीक हो गए अफगानिस्तान के, उन्होंने सबको रिफ्यूज कर दिए। पहले किसी एक के लिए होता था। ये फॉर्मूला वो चला चुके हुए हैं, ये कारतूस वो चला चुके हैं, उन्हें आता है ये तरीका। बैक इन 2004, 5, 6 सबको ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन मिलती थी इधर। बहुत सारे मुल्क थे, नॉट ओनली अफगानिस्तान, बहुत सारे मुल्कों को 4 साल की लीव ग्रांट होती थी। वो 4 साल बाद रिव्यू में कुछ को दे देते थे, कुछ और ज्यादातर को रिफ्यूज करते थे। अच्छा, आप 10 साल का जो कह रहे हैं, 10 साल के बाद बीनी मरहला इंडेफिनिट मिलना या जिनकी गैप आ जाता है, उस पर क्या सूरत हाल है? 10 साल की बेसिस का भी सुना है कि जो लीगल पीरियड है 10 साल का, उसमें भी
यू नो एक ओपिनियन है कुछ चूंकि जो ये अंडर आर्टिकल 8 ही सारी के सारी उसी की प्रोटेक्शन में ये 10 साल की बेसिस पे या 15 साल या 14 साल की बेसिस पे या 20 साल की बेसिस पे स्टे मिल रहे हैं। तो अगर आर्टिकल 8 को ज्यादा स्क्वीज किया इन्होंने तो यस वो 10 इयर्स को भी हिला सकते हैं, वो 20 इयर्स को भी हिला सकते हैं। बैक इन 2005 जो बच्चे 7 साल यूके में रहते थे वो कैटेगरी खत्म कर दी थी इन्होंने 2004 में। इससे पहले थी ये 7 साल आपके बच्चे अगर यूके में रहते थे तो उनको स्टे मिल जाता था, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। फिर उन्होंने तकरीबन को 7-8 साल वो पॉलिसी रोकी रखी और वो अबॉलिश हुई, फिर वो कोर्ट्स में गए, फिर कोर्ट से रिलीफ मिली और ये अब इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा बना के 7 साल की बेसिस पे अगर कोई बंदा फैमिली के साथ रह लेता है तो उसको स्टे मिल जाता है। ये इसको भी स्क्वीज कर सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 8 के अंडर ही आपके इंसानी हकूक के तहत ही आपको 10 साल, भाई 10 साल एक बंदा रह गया इधर तो उसको स्टे दे दे। तो वो यस उसमें अगर आपका एक दिन भी अगर ऊपर नीचे हुआ है तो यस वो आपका नहीं हो सकता। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सपोज आपका कोई पीरियड 14 डेज का था, 3C का जो पीरियड है ये सब, उसमें आपने एक दिन ज्यादा किया और सेक्रेटरी स्टेट उस वक्त या होम ऑफिस उस वक्त डिस्कशन यूज करके मैंने देखा है कि उसने उस वक्त ग्रांट कर दी है लीव, बट लेटर ऑन जब इंडेफिनेट अप्लाई करने गए आपको रिफ्यूज कर दिए उनको, तब हमने डिस्कशन यूज की थी। इंडेफिनेट की दफा हम डिस्कशन यूज नहीं करेंगे। सो वो मैंने रिफ्यूजल्स देखे हैं और यू नो ये मसला है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके टाइम का। नाज़रीन, जावेद मीर साहब सीनियर इमिग्रेशन सॉलिसिटर हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बड़ी तफसील के साथ असाइलम के प्रोसेस और उसके पॉजिटिव नेगेटिव सब के बारे में बताया। लेकिन एक चीज़ से एहतियात कीजिए, कोई भी गैर कानूनी तरीका यूके में रहने के लिए या आने के लिए इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि जो आपका जो जेन्युइन केस है, जो जेन्युइन आपके हालात हैं, उसके मुताबिक अमल करें और किसी किस्म के एजेंट्स जो हैं उनके बातों में ना आए। और अभी मीर साहब ने भी बताया कि अगर आपको कोई ऐसा बंदा जो क्वालिफाइड नहीं है सॉलिसिटर के लिए या इमिग्रेशन एडवाइस देने के लिए, अगर वो आपको एडवाइस देता है तो ये एक जुर्म है और उसको सज़ा भी हो सकती है। अब तक के लिए इतना। इंशाल्लाह वीज़ा डेस्क के अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।